हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा पाठ मेक इट इजी के आज के सेशन में। यहाँ हम पढ़ते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स ओजस्वी बुलेटिन न्यूज़पेपर पर आधारित। आज है रविवार 17 मई 2026, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष प्रतिपदा संवत 2083। आज से शुक्ल पक्ष हमारा स्टार्ट हो चुका है। विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है। दिवस विशेष में देखें तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे। यह दिन लोगों को हाई ब्लड प्रेशर, बीपी के खतरों के प्रति जागरूक करने और एक स्वस्थ जीवन शैली अपनाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से मनाया जाता है। इसी के साथ विश्व दूरसंचार दिवस और सूचना समाज दिवस, वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे भी आज ही के दिन मनाया जाता है। इंटरनेट, सूचना और संचार तकनीकी आईसीटी के महत्व तथा समाज अर्थव्यवस्था में इसके सकारात्मक बदलावों को रेखांकित करने के लिए आज का दिन समर्पित है। अब हम देखेंगे राज्य उन्नति की 5th मीटिंग हुई है। राज्य उन्नति से प्रदेश के विकास को गति मिली। बैठक का विवरण हम देखें तो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में राज्य उन्नति की 5वीं बैठक आयोजित हुई है, जिसमें अब तक कुल हुई बैठकों में 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जा चुकी है। ताज़ा बैठक का विवरण हम देखें तो 5th बैठक में 7 विभागों की लगभग 33,039 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति व समीक्षा की गई। राजस्थान सरकार की प्राथमिकता है कि सभी परियोजनाओं को तय समय सीमा में धरातल पर उतारकर आम जनता को लाभ पहुंचाना। राजस्थान यूनिफाइड नेटवर्क इसकी फुल फॉर्म है फॉर न्यू एक्शन। राजस्थान यूनिफाइड नेटवर्क फॉर न्यू एक्शन राज्य उन्नति मुख्यमंत्री की एक अभिनव पहल है। इसके माध्यम से मुख्यमंत्री वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संवाद करते हैं और परियोजनाओं की वास्तविक समस्याओं का समाधान करते हैं। इस प्रयास को राष्ट्रीय स्तर पर भी श्रेष्ठ नवाचार के रूप में मान्यता मिली है। अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने विकास कार्यों में किसी भी प्रकार की देरी, लापरवाही बर्दाश्त न करने की चेतावनी दी है। टाइमलाइन और क्वालिटी मेंटेन करने के भी निर्देश दिए हैं। नागौर के इसके तहत नागौर के परिवेदना भी सुनी गई। नागौर के सुचारू जल आपूर्ति में लापरवाही बरतने के कारण एएन को बर्खास्त किया गया। कोटपुतली बहरोड के सुशील ने कॉलोनी में सफाई की परिवेदना पर अधिकारी को निलंबित करने के निर्देश दिए गए। फाइल ट्रांसफर पर रोक लगाने के निर्देश दिए गए। अधिकारियों को निर्देश दिए कि वे प्राथमिक परियोजनाओं शिकायतों के अनावश्यक रूप से एक विभाग से दूसरे विभाग में स्थानांतरण न करें और उसका त्वरित समाधान करें। पेयजल एवं बिजली आपूर्ति, गर्मी के मौसम हेतु विशेष दिशा निर्देश दिए गए हुए। मुख्यमंत्री जी द्वारा गर्मी के मौसम को देखते हुए प्रदेश में कहीं भी आम जन को पानी व बिजली की किल्लत की समस्या नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर को निर्देश दिए गए कि अपने जो क्षेत्र में सभी शिकायतों का शीघ्र निस्तारण करें और साप्ताहिक बैठकें आयोजित करें। पानी और बिजली से जुड़े विभागों की 7 दिन में बैठक अनिवार्य रूप से हो। दैनिक रिपोर्ट समर कंटीजेंसी प्लान के तहत सुचारू रूप से आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रतिदिन मुख्यालय को इसकी प्रोग्रेस रिपोर्ट भेजी जाए। गंग कैनाल प्रोजेक्ट, गंग कैनाल फेज फर्स्ट के संचालन की परियोजना के तहत 3.14 लाख हेक्टेयर जो 3.14 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में आधुनिक जल वितरण प्रणाली, मॉडर्न वाटर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे परिवहन सुधार एवं पर्यावरण संरक्षण ई बस सेवा। ई बस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील के अनुरूप राष्ट्र हित में ईंधन, फ्यूल बचत और ऊर्जा संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए राज्य में जल्द ही ई बसों का संचालन शुरू होगा, जिससे पेट्रोल डीजल की बचत होगी। डिपो और चार्जिंग स्टेशन मुख्य सचिव को निर्देश दिए गए कि वे परिवहन विभाग के साथ समन्वय कोऑर्डिनेशन स्थापित करें और शहरों में डिपो और चार्जिंग स्टेशनों के काम में तेजी लाए। लक्षित शहर हम देखें तो जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, बीकानेर, अलवर सहित राज्य के प्रमुख शहरों में इन ई बसों का संचालन किया जाएगा। बस स्टैंडों का सुधार किया जाएगा। इसके तहत इसी महीने में छोटे जर्जर बस स्टैंडों को ठीक किया जाएगा। वहां बसों का रूट चार्ट लगाया जाएगा ताकि यात्रियों को पूरी जानकारी मिल सके। उदयपुर में देबारी चौराहे से प्रतापनगर चौराहे तक प्रस्तावित एलिवेटेड रोड की प्रगति की समीक्षा भी की मुख्यमंत्री जी द्वारा। अजमेर के जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक स्थापना परियोजना की प्रगति की रिपोर्ट भी उन्होंने ली। यातायात प्रबंधन हेतु जयपुर में बढ़ते ट्रैफिक के दबाव को देखते हुए सुदृढ़ परिवहन व्यवस्था के लिए यूडीएच विभाग और परिवहन ट्रैफिक संबंधित विभागों को आपस में बैठक करके निर्णय लिए हैं। उन्होंने मुख्य सचिव का भामाशाह टेक्नो हब का दौरा, मुख्य सचिव श्रीनिवास द्वारा भामाशाह टेक्नो हब जो कि जयपुर में स्थित है उसका दौरा किया था। वहाँ संचालित स्टार्टअप्स, इंक्यूबेशन सेंटर और वहाँ किए जा रहे तकनीकी नवाचार और इनोवेशन का अवलोकन करना तथा युवाओं से संवाद करना मुख्य उद्देश्य था इसका। टेक्नो हब की सुविधाएं हम देखें तो इस आधुनिक हब में स्टार्टअप्स के लिए सीटिंग स्पेस, टिकरिंग। टेक्नो हब में क्या क्या सुविधाएं हैं तो वहाँ सीटिंग स्पेस है, टिकरिंग लैब है, स्लीपिंग पॉड्स, कॉन्फ्रेंस हॉल, जिम्नेजियम,
कैफेटेरिया जैसी विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध है। विजन विकसित 2047। मुख्य सचिव ने कहा है कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में विकसित राजस्थान @2047 के निर्माण में तकनीकी आधार पर नवाचार और सूचना प्रौद्योगिकी IT विभाग द्वारा संचालित आई स्टार्ट कार्यक्रम मील का पत्थर साबित होगा। शैक्षणिक जुड़ाव का निर्देश उन्होंने स्टेम साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्टार्टअप्स इकोनॉमिक्स इकोसिस्टम को विकसित करने के लिए विभागों को आपस में जोड़ने और इंजीनियरिंग कॉलेजों के साथ 100 से अधिक एंगेजमेंट के अवसर प्रदान करने के निर्देश दिए। स्टार्टअप संचालकों से संवाद किया और प्रमुख नवाचार देखे। उन्होंने मुख्य सचिव ने ओपन इंटरेक्शन सेशन के दौरान विभिन्न क्षेत्रों के अनूठे स्टार्टअप से मुलाकात की और उनकी चुनौतियों को समझा। प्रमुख स्टार्टअप्स जिनका अवलोकन किया गया, जिनमें देखें तो ग्लाइडेर परिवहन सुविधा आधारित स्टार्टअप से, कोस्टर बॉक्स सस्टेनेबल फैशन आधारित स्टार्टअप से, इंटेट मेट्रिक परफॉर्मेंस आधारित मार्केटिंग आधारित स्टार्टअप है, VYUXR जो AVGC इंक्यूबेशन लैब में संचालित है, वर्चुअल रियलिटी स्टार्टअप है। इसके द्वारा विकसित स्पेक्टेकल्स आधारित यूनिक डिस्प्ले तकनीक का मुख्य सचिव ने अनुभव किया है। इसके साथ ही एडुटेक मित्र, महिला हेल्थ केयर से जुड़े, फेमीज वेस्ट मैनेजमेंट से जुड़े, स्वाच तथा स्पोर्ट्स टेक आधारित किंगडम ऑफ चेस जैसे स्टार्टअप्स को भी उन्होंने देखा है। टिंकरिंग लैब, मुख्य सचिव ने टिंकरिंग लैब का निरीक्षण कर 3D प्रिंटिंग की जानकारी ली तथा RKCL राजस्थान नॉलेज कॉरपोरेशन लिमिटेड के विद्यार्थियों से संवाद किया। आई स्टार्ट मॉडल, मुख्य सचिव ने आई स्टार्ट को राज्य सरकार का एक सफल मॉडल बताया जिससे प्रदेश में स्टार्टअप संस्कृति को नई पहचान दी। उन्होंने सेवाओं का फिजिकल प्लेटफॉर्म से ई प्लेटफॉर्म पर स्थानांतरित करने की बात कही, क्योंकि डिजिटल माध्यम से बेहतर प्राइवेसी और डेटा सुरक्षा सुनिश्चित रहते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे मकान सूचीकरण एवं मकान गणना। जनगणना 2027 के तहत भारत में पहली बार मोबाइल ऐप के माध्यम से डिजिटल जनगणना की जा रही है। राजस्थान में इसकी प्रगति इस प्रकार है। प्रथम चरण में राजस्थान राज्य में जनगणना 2027 के प्रथम चरण में मकान सूचीकरण एवं मकान गणना के अंतर्गत स्व गणना का कार्य 1 मई से 15 मई तक किया गया। उसके बाद स्व गणना का रिस्पॉन्स प्रदेश के 15 लाख परिवारों ने स्वयं अपनी सूचनाएं दर्ज करने का विकल्प का उपयोग। अगला चरण फील्ड वेरिफिकेशन होगा, जब जनगणना का अगला चरण 16 मई से 14 जून तक संचालित होगा। इसमें प्रगणक घर घर जाकर जानकारी एकत्रित करेंगे। जिन परिवारों ने स्वगणना की है उनके कोड द्वारा डेटा की पुष्टि करेंगे। जिन्होंने स्वगणना नहीं की हुई है, प्रगणक उनसे सीधे सवाल पूछकर जानकारी पोर्टल पर दर्ज करेंगे। पूछे जाने वाले सवाल देखें तो प्रगणक का मकान निर्माण सामग्री, फर्श, दीवार, छत, परिवार के मुखिया का विवरण, सदस्यों की संख्या, पेयजल, प्रकाश, शौचालय, LPG PNG कनेक्शन, संपत्ति सुविधाओं, टेलीविजन, इंटरनेट, लैपटॉप, वाहन जैसे साइकिल, कार आदि, मुख्य अनाज, संपर्क हेतु मोबाइल नंबर के संबंध में कुल 33 सवाल पूछे जाएंगे। अपील आर्थिक एवं सांख्यिकी निर्देशालय के निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव विनेश सिंघवी ने प्रदेशवासियों से जनगणना कर्मियों को पूरा सहयोग देने की अपील की है। जयपुर ग्राम 2026 स्थगित कर दिया गया है। आयोजन का नाम है ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026। प्रस्तावित तिथि थी 23 से 25 मई तक JCC जयपुर में आयोजित होना तय था। स्थगन का कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन की खपत में संयम बरतने, पेट्रोल, डीजल और LPG की समझदारी से उपयोग करने तथा सार्वजनिक परिवहन कार पूलिंग अपनाने की अपील को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने इसे कुछ समय के लिए स्थगित करने का फैसला लिया है। इस आयोजन में प्रदेश भर से बड़ी संख्या में किसान, देश विदेश के कृषि विशेषज्ञ और कृषि उद्यमी शामिल होने वाले थे। राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 के मुख्य बिंदु हम देखें तो वैश्विक अर्थव्यवस्था में आधुनिक तकनीक की रीढ़ बन चुके सेमीकंडक्टर उद्योग के महत्व को समझते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 जारी की गई है। इस नीति का लक्ष्य प्रदेश में बड़े पैमाने पर निवेश, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना और रोजगार सृजन, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट और तकनीकी नवाचार को नई दिशा देना है। पहला सेमीकंडक्टर क्लस्टर मुख्यमंत्री ने 15 मई को भिवाड़ी में पहले सेमीकंडक्टर क्लस्टर का उद्घाटन किया है। यह नीति जो केंद्र सरकार के मेक इन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिज़ाइंस एवं मैन्युफैक्चरिंग, सेमीकॉन इंडिया प्रोग्राम और इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन जैसे पहलों को मजबूती देगी। केंद्रीय बजट में इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 40,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और इसके तहत PLI स्कीम के भी लाभ दिए जा रहे हैं।
नेक्स्ट हम देखेंगे निवेश को आकर्षित करने के लिए विशेष वित्तीय प्रावधान किए गए, जिसमें सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग पैकेज के तहत निवेशकों को आकर्षित करने के लिए भारी छूट रियायत दी गई है। विद्युत शुल्क इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी में प्रोजेक्ट को 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% की पूर्ण छूट दी जाएगी। स्टाम्प शुल्क व भू रूपांतरण स्टाम्प ड्यूटी व लैंड कन्वर्जन में 75% की छूट मिलेगी तथा 25% का पुनर्भरण दिया जाएगा। पूंजीगत सब्सिडी में देखें तो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत स्वीकृत पूंजी सब्सिडी का 60% अनुदान दिया जाएगा। और ब्याज अनुदान इंटरेस्ट देखें तो हम पूंजीगत निवेश को बढ़ावा देने के लिए टर्म लोन पर 5% का ब्याज अनुदान भी गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। मजबूत सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम का विकास किया जाएगा, जिसमें सेमीकंडक्टर अनुसंधान, रिसर्च, डिज़ाइन, उत्पादन, परीक्षण, टेस्टिंग, असेंबली, मार्केटिंग, पैकेजिंग के जैसे सभी चरणों को शामिल किया जाएगा। प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र देखें तो नीति के तहत निम्नलिखित क्षेत्रों को प्राथमिकता के आधार पर सेमीकंडक्टर कॉरिडोर के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें जोधपुर, पाली, मारवाड़ औद्योगिक क्षेत्र, कांकणी औद्योगिक क्षेत्र। बुनियादी सुविधा इन उद्योगों को भूमि आवंटन, सिंगल विंडो सिस्टम के साथ साथ बिजली, पानी, सड़क जैसी आधारभूत सुविधाएं त्वरित गति से उपलब्ध करवाई जाएगी। फेबलेस इकोसिस्टम विश्व स्तरीय सेमीकंडक्टर पार्कों के विकास के साथ साथ फेबलेस डिज़ाइन पारिस्थितिकी तंत्र को सशक्त बनाया जाएगा। औद्योगिक विकास के साथ साथ पर्यावरणीय संतुलन। औद्योगिक क्रांति के साथ साथ पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए नीति में कड़े और प्रगतिशील प्रावधान है, जिसमें लागत में सहायता दी जाएगी। पात्र उद्योगों को पर्यावरण प्रोजेक्ट जो इन्वायरमेंटल प्रोजेक्ट्स है उसकी लागत का 50% पुनर्भरण दिया जाएगा। कैप्टिव रिन्यूएबल एनर्जी जो उद्योगों में अपने स्वयं के उपयोग के लिए सौर ऊर्जा पन ऊर्जा प्लांट लगाएंगे, उन्हें 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% की छूट मिलेगी। राजस्थान ग्रीन रेटिंग सिस्टम के तहत सहमति शुल्क जो होगा उसमें 50% की छूट दी जाएगी, ताकि उद्योग पर्यावरण अनुकूल और तकनीकी से युक्त बनाए जा सके। भैरव सिंह जी शेखावत की 16वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी गई। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति और राजस्थान के मुख्यमंत्री स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत की 16वीं पुण्यतिथि के अवसर पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री जयपुर के विद्याधर नगर स्थित स्वर्गीय भैरव सिंह जी शेखावत की स्मृति स्थल पर पहुंचकर पुष्पांजलि अर्पित करने पहुंचे। उन्होंने कहा है कि पूर्व राष्ट्रपति राजस्थान विकास में अत्यंत अहम योगदान रहा है। उनका जीवन हम सभी के लिए महान प्रेरणा स्रोत है। जनमानस आज भी उनके जनहितों के लिए उन्हें याद करता है। उन्होंने विशेष रूप से उल्लेख किया है कि स्वर्गीय भैरव सिंह शेखावत ने राजस्थान में पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो अंत्योदय समाज के अंतिम व्यक्ति का उदय के सपने को साकार किया, जिसे बाद में पूरे देश में एक मॉडल के रूप में अपनाया गया। उन्होंने अपने कार्यकाल में किसान, मजदूर, युवाओं के कल्याण के लिए महत्वपूर्ण और दूरगामी कार्य किए थे। अन्य गणमान्य व्यक्ति में देखें तो उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, प्रेमचंद बेरवा जी, सांसद मंजू शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि भी वहां उपस्थित थे। प्रातःकाल का कार्यक्रम, इससे पहले मुख्यमंत्री जी ने प्रातःकाल अपने मुख्यमंत्री निवास पर भी पूर्व उपराष्ट्रपति जी के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन किया था। मुख्यमंत्री की इलेक्ट्रिक बस से यात्रा, ग्रीन मोबिलिटी का संदेश। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने मुख्यमंत्री निवास से बगरू ठिकरिया गांव के लिए सामान्य वीआईपी काफिले के बजाय एक इलेक्ट्रॉनिक ईवी बस से रवाना हुए। मुख्य उद्देश्य है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ईंधन बचत व पर्यावरण संरक्षण की राष्ट्रव्यापी अपील को आत्मसात करते हुए मुख्यमंत्री ने स्वयं सार्वजनिक परिवहन पब्लिक ट्रांसपोर्ट आधारित ईवी बस से यात्रा की है, जिसमें इस पहल के जरिए उन्होंने प्रदेश में ग्रीन मोबिलिटी, ऊर्जा संरक्षण, स्वच्छ परिवहन को बढ़ावा देने के लिए एक प्रेरक व मजबूत संदेश दिया है। परीक्षाओं में गड़बड़ियां पर हाईकोर्ट सख्त, हाई पावर कमेटी का गठन किया जाएगा। प्रतियोगी और सरकारी भर्ती परीक्षाओं में गलत प्रश्नों और त्रुटिपूर्ण उत्तर कुंजी रॉन्ग आंसर की के बढ़ते मामलों में राजस्थान हाईकोर्ट ने बेहद गंभीर माना है। हाईकोर्ट का आदेश है कि कोर्ट ने मुख्य सचिव को कार्मिक सचिव की अध्यक्षता में आईएएस अधिकारियों की एक हाई पावर कमेटी गठित करने के निर्देश दिए। जो हाईकोर्ट ने मुख्य सचिव को आईएएस अधिकारियों के निर्देशन में एक हाई पावर कमेटी गठन करने के निर्देश दिए, जिसमें आदेश न्यायाधीश आनंद शर्मा की एकल पीठ ने तृतीय श्रेणी भर्ती परीक्षा 2022 लेवल 2 के मामले में यास्मीन एवं अन्य की याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह दिया था। कमेटी का कार्य, यह कमेटी भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता और जवाबदेही तय करने के लिए एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। कोर्ट ने कहा है कि एक गलत सवाल भी अभ्यर्थियों के जीवन पर का भविष्य बदल सकता है। दोषपूर्ण प्रश्न पत्र के लिए जिम्मेदार अधिकारियों के विशेषज्ञों की सब्जेक्ट एक्सपर्ट होंगे, उनके खिलाफ अनुशासनात्मक और दंडात्मक कार्यवाही की संभावना
और जांच की जाएगी। विश्व दूरसंचार दिवस, डार्क डेटा का बढ़ता खतरा। विश्व दूरसंचार दिवस के अवसर पर डिजिटल कचरे, जो डिजिटल वेस्ट है, और पर्यावरण पर उसके विपरीत असर को लेकर एक अलर्ट स्टोरी प्रकाशित की गई है। क्या होता है डार्क डेटा? तो हम देखें, व्यक्ति, कंपनियां, संगठन हर रोज भारी मात्रा में डेटा जमा करते हैं, लेकिन इसका एक बड़ा हिस्सा बैकअप या स्टोरेज के रूप में छिपा रहता है, जिसका कभी उपयोग नहीं होता है। इसे डार्क डेटा या डिजिटल कबाड़ कहते हैं। दुनिया में हर दिन 402 मिलियन टेराबाइट डेटा पैदा होता है, जिसमें से 60% डेटा डार्क डेटा बन जाता है। भारत में डेटा सेंटर की क्षमता 2025 में 1.5 गीगावाट थी, जो 2030 तक 4 गुना बढ़कर 4 गीगावाट होने का अनुमान है। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के अनुसार 2026 के अंत तक दुनिया डेटा सेंटर्स की बिजली की खपत का 1000 टेराबाइट घंटों को पार कर सकती है। पर्यावरण को नुकसान होगा। एक मध्यम आकार के डेटा सेंटर को ठंडा रखने के लिए हर दिन 3 से 5 लाख लीटर पानी और करीब 2 मेगावाट तक बिजली की खपत होती है। इसके कारण हर वर्ष 6 से 4 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड उत्सर्जन होता है। बचाव के उपाय हम देखें तो यूजर्स के लिए जो गाइडलाइन है, जिससे इसमें डार्क डेटा में बचाव कमी की जा सकती है, तो उसके लिए फ़ोन स्टोरेज से जंक फाइल्स, कैश और डुप्लीकेट फ़ोटोज़ को डिलीट करें। गूगल फ़ोटोज़, ड्राइव और आई क्लाउड आदि से ऑटो बैकअप बंद करें जिनकी ज़रूरत न हो। जीमेल या आउटलुक में पुराने चैट बैकअप सीमित करें और कंप्यूटर्स सी क्लीनर और डुप्लीकेट फाइल फाउंडर का इस्तेमाल करें। नेक्स्ट हम देखेंगे, जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला एयरपोर्ट का सम्मान। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास के लिए बेहतरीन कार्य के लिए पुरस्कृत किया गया है, जिसमें पुरस्कार का नाम है एशिया पैसिफिक एवं मिडिल ईस्ट ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन 2026 में सिल्वर सम्मान दिया गया है। सिल्वर सम्मान से सम्मानित किया गया है एशिया में। पुरस्कार मिलने के कारण अर्ध शुष्क क्षेत्र और हीट वेव लू की चुनौती को देखते हुए एयरपोर्ट पर कूल टर्मिनल इकोसिस्टम विकसित किया गया है। तकनीकी सुधार किए गए। टर्मिनल 2 में हाई परफॉर्मेंस ग्लास, इंसुलेटेड रूफिंग, एलईडी और स्मार्ट लाइटिंग सिस्टम लगाए गए हैं। सकारात्मक परिणाम रहे इससे ऊर्जा खपत में 35% तक की कमी दर्ज की गई और टर्मिनल का तापमान भी 6 से 10 डिग्री सेल्सियस तक कम हुआ है। इसके अलावा एयरपोर्ट को जीरो टू वेस्ट लैंडफिल और लेवल 3 एक्रीडिशन में भी हासिल हुआ है। 2 शोध विश्व सम्मेलन स्वीडन में चयनित हुए हैं। राजस्थान से 2 शोधों को विश्व सम्मेलन स्वीडन में आयोजित होने वाले उसमें शामिल किया गया, जिसमें अजमेर रोड जयपुर स्थित ईएसआई और मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटल यहाँ के डॉक्टर द्वारा किए गए शोध स्टॉकहोम स्वीडन में होने वाली 26वीं वर्ल्ड साइकेट्री कॉन्फ्रेंस के लिए चुना गया है। स्टॉकहोम स्वीडन में इसका आयोजन किया जाएगा। पहला अध्ययन है चिकित्सा पेशेवरों, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स में सॉफ्ट स्किल्स के प्रति नजरिए पर केंद्रित है, और दूसरा अध्ययन मनोरोग, पल्मोनरी एवं मेडिसिन विभाग की ओर तंबाकू के इस्तेमाल और इसके कारकों पर किया गया है। इसे पोस्टर प्रस्तुति के रूप में भी शामिल किया गया है। मनोरोग विभाग अध्यक्ष डॉक्टर अखिल जैन, आरपी मीणा, श्याम सुंदर, शब्द प्रकाश, आलोक सैनी और चंद्र प्रकाश इसमें प्रमुख योगदानकर्ता है। संघ सृजन का नाट्य आविष्कार कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के आद्य सरसंघचालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार के जीवन पर आधारित एक विशेष नाट्य कार्यक्रम शनिवार को जयपुर में बिरला ऑडिटोरियम में आयोजित हुआ। यह कार्यक्रम प्रज्ञा प्रभा की ओर से आयोजित किया गया था। मुख्य अतिथि राज्यपाल हरिभाऊ वागड़े इस कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्य अतिथि के रूप में। जैसलमेर में यूएई बनाएगा सबसे बड़ा ग्रीन एनर्जी नेटवर्क। राजस्थान के इतिहास में ग्रीन एनर्जी, हरित ऊर्जा के क्षेत्र में अब तक का सबसे बड़ा विदेशी निवेश माना जा रहा है। यह इसके तहत यूएई द्वारा राजस्थान सरकार में 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। परियोजना की क्षमता देखें तो इस निवेश से 60 गीगावाट क्षमता का रिन्यूएबल एनर्जी अक्षय ऊर्जा प्रोजेक्ट विकसित किए जाएंगे। चिन्हित भूमि देखें तो प्रोजेक्ट के लिए जैसलमेर में करीब 1.5 लाख हेक्टेयर जमीन चयनित की गई है। सिक्योरिटी राशि आवंटन इसके लिए सिक्योरिटी राशि अक्षय ऊर्जा निगम ने जमीन आवंटन की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने के लिए यूएई सरकार से 600 करोड़ रुपए की सिक्योरिटी राशि भी मांगी है। पंजीकृत कंपनी इस प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने के लिए मिनर्वा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के नाम से रजिस्ट्रेशन पहले ही कराया जा चुका है। ऊर्जा के प्रकार हम देखें तो इन प्रोजेक्ट में सौर ऊर्जा, विंड, पवन ऊर्जा और बैटरी स्टोरेज, बायोमास आधारित परियोजनाएं भी शामिल होगी। रणनीतिक पृष्ठभूमि और पीएम का दौरा, त्रिपक्षीय एवं द्विपक्षीय वार्ता। यूएई
के निवेश मंत्री मोहम्मद हसन अल सुवेदी, भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के बीच इन्वेस्टमेंट समिट के दौरान अलग अलग एमओयू साइन हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की हालिया यूएई दौरे के दौरान वहां के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान से मुलाकात के बाद इस प्रोजेक्ट को और गति मिली है। दो मुख्य चुनौतियां इसमें दी गई हैं, जिसमें ग्रीन कॉरिडोर और ट्रांसमिशन नेटवर्क। इतनी बड़ी मात्रा में उत्पादित बिजली को नेशनल ग्रिड तक पहुंचाने के लिए एक विशाल ट्रांसमिशन नेटवर्क और ग्रीन कॉरिडोर विकसित करना होगा। नई नीति के तहत सरकार आवंटित जमीन में से 10% हिस्सा ग्रीन कॉरिडोर के लिए अनिवार्य करने जा रही है। बैटरी स्टोरेज और ग्रिड अस्थिरता। सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा को पूरी तरह मौसम पर निर्भर होती है। ग्रिड संतुलित करने के लिए स्थायी रूप से बिजली सप्लाई के लिए बहुत बड़े पैमाने पर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम विकसित करना होगा। राजस्थान में अक्षय ऊर्जा की वर्तमान स्थिति हम देखें तो राजस्थान में अब तक कुल 47,760 मेगावाट अक्षय ऊर्जा स्थापित हो चुकी है, जिनमें से सौर ऊर्जा की 41,700 मेगावाट सौर ऊर्जा से उत्पादित होते हैं, 5,310 मेगावाट पवन ऊर्जा से उत्पादित होते हैं तथा लार्ज व स्मॉल हाइड्रो प्रोजेक्ट से 526 मेगावाट हाइड्रो प्रोजेक्ट से उत्पादित होता है। बायोमास से 221 मेगावाट उत्पादित होता है। अर्थात सौर ऊर्जा का राजस्थान में फर्स्ट रैंक है, सेकंड पे पवन ऊर्जा और थर्ड हाइड्रो ऊर्जा से और फोर्थ नंबर पे बायोमास से राजस्थान में बिजली उत्पादित होती है। राइजिंग राजस्थान समिट का विजन देखें तो इस समिट में ऊर्जा क्षेत्र से जुड़े कुल 26 लाख करोड़ के एमओयू हुए हैं, जिनमें से अकेले 23 लाख एमओयू केवल अक्षय ऊर्जा परियोजनाओं के हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे अजमेर महिला इंजीनियरिंग कॉलेज में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। अजमेर के महिला इंजीनियरिंग कॉलेज में पेट्रोल डीजल पर निर्भरता कम करने के विजन और साल 2030 तक देश में 30% इलेक्ट्रिक व्हीकल संचालन के राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करने के लिए अजमेर के महिला इंजीनियरिंग कॉलेज में एक बड़ी पहल की गई है, जिसमें केंद्र की स्थापना और इंफ्रास्ट्रक्चर देखें तो राज्य की पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लैब बनाई जाएगी, ईवी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। यह लैब एपीरॉक माइनिंग इंडिया के धानाजी पुरी के सहयोग से स्थापित की गई है। कॉलेज की प्राचार्य डॉक्टर प्रकृति देवी के अनुसार लैब प्रभारी बलविंदर सिंह और मैकेनिकल विभाग अध्यक्ष यशविन गुप्ता के निर्देशन में छात्राओं को ट्रेनिंग दी जाएगी। उपलब्ध संसाधन हम कॉलेज के देखें तो 4 व्हीलर ईवी सिमुलेटर टेस्टिंग बेंच है, जो पावर ट्रेन दक्षता को जांचने हेतु, 2 व्हीलर ईवी कंट्रोलर टेस्ट बेंच, मोटर बैटरी और कंट्रोलर टेस्ट जांचने हेतु, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस मोटर टेस्ट बेंच, वेरिएबल लोड टेस्ट और थर्मल प्रबंधन, लिथियम आयरन बैटरी चार्जिंग डिस्चार्जिंग सिस्टम, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मॉड्यूल, पुर्जों का कट सेशन। छात्राएं क्या तकनीकी सीखेगी तो छात्राएं अब सिर्फ किताबों तक सीमित न रहकर वास्तविक जो इलेक्ट्रॉनिक घटकें हैं, हार्डवेयर है, वहाँ पर व्यावहारिक कार्य करेंगी, प्रैक्टिकल वर्क करेगी। ईवी बैटरी पैक में डिजाइन और बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम, परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनस और मोटर, ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हाइब्रिड सिस्टम, कंट्रोलर एरिया नेटवर्क, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग, कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, ईवी मरम्मत, दक्षता उद्यमिता आदि तकनीकें सीखेगी। राजस्थान विधानसभा का 75वां वर्ष विशेष समारोह और नवाचार। राजस्थान विधानसभा अपने गठन के 75वें वर्ष हीरक जयंती प्लेटिनम जुबली में प्रवेश कर चुकी है। इस ऐतिहासिक अवसर पर एक विशेष समारोह का आयोजन किया जा रहा है। सोमवार को 18 मई को विधानसभा के प्रतीक चिन्ह का विमोचन और ऐतिहासिक द्वारों का नामकरण, पट्टिकाओं का अनावरण किया जाएगा। समय और स्थान देखें तो विधानसभा के अध्यक्ष देवनानी के अनुसार कार्यक्रम सुबह 10:30 बजे विधायक कक्ष में आयोजित होगा। प्रमुख अतिथि देखें तो समारोह में राज्यपाल हरिभाऊ वांगड़े ने, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, नेता प्रतिपक्ष तुकाराम जूली और संसदीय मंत्री जोगराम पटेल सहित सभी विधायकों को आमंत्रित किया गया है। इस ऐतिहासिक समारोह का सीधा प्रसारण विधानसभा के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर भी किया जाएगा। विधानसभा भवन में किए गए प्रमुख नवाचार देखें। इनोवेशंस अंडर स्पीकर देवनानी। अध्यक्ष वासुदेव देवनानी के कार्यकाल में विधानसभा को गुलाबी नगर जयपुर की पहचान के अनुरूप विकसित करने के साथ साथ कई आधुनिक व डिजिटल बदलाव किए गए, जिनमें डिजिटल व पेपरलेस व्यवस्था अपनाई गई, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दीर्घाएं बनाई गई, परिसर में डिजिटल संग्रहालय, म्यूजियम, संविधान दीर्घा, वंदे मातरम दीर्घा, सूर्य वाटिका का निर्माण भी किया गया है। पर्यावरण खगोल विज्ञान परिसर के भीतर नक्षत्र वाटिका, औषधि वाटिका और शौर्य वाटिका भी विकसित की गई है। अन्य पहल देखें तो ऑनलाइन उपस्थिति व्यवस्था, महिला दिवस का विशेष आयोजन, उत्तरदायित्व प्रश्नोत्तरी, केंद्रीय कक्ष परिकल्पना, संविधान क्लब को विचार विमर्श मुख्य केंद्र के रूप में स्थापित करना, मिट्टी जांच अभियान, हर खेत की होगी जांच, सॉइल हेल्थ कार्ड योजना,
राजस्थान सरकार ने किसानों की भूमि उर्वरा शक्ति को बढ़ाने, कृषि उत्पादन में सुधार के लिए वर्ष 2026-27 दिशा निर्देश जारी कर दिए, जिनमें यह अभियान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत चलाया जा रहा है, जिसमें राज्य में करीब 1.5 लाख मिट्टी के नमूनों की जांच की जाएगी। डिजिटल सॉइल हेल्थ कार्ड जारी किया जाएगा। मिट्टी की जांच पूरी होने के बाद उन्हें उपलब्ध करवाया जाएगा। गत वर्ष के आंकड़े हम देखें तो पिछले वर्ष प्रदेश के 5.80 लाख किसानों को सॉइल हेल्थ कार्ड वितरित किए गए थे। अभियान का दायरा संयुक्त निदेशक कृषि रसायन विज्ञान के विनोद कुमार सरागिरा के अनुसार इस अभियान में प्रत्येक जिले की सभी ग्राम पंचायतों को कवर किया जाएगा। इसमें सिंचित, असिंचित और दोनों प्रकार की भूमियों के नमूने लिए जाएंगे। कृषि सखी व एटीएमए की भूमिका, जागरूकता कृषि सखी और एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजिकल मैनेजमेंट एजेंसी नेटवर्क का इसमें सक्रिय भूमिका निभाएगी। ये नेटवर्क किसानों को मिट्टी की जांच करवाने, संतुलित उर्वरक का उपयोग करने और सॉइल हेल्थ कार्ड के फायदों के बारे में जागरूक करेंगे। इसके लिए किसानों और ग्राम स्तरीय कार्यक्रमों का सहारा लिया जाएगा। मरुधरा के वैज्ञानिक ने दिखाई प्रदूषण की नई तस्वीर, रॉकेट प्रक्षेपण का खतरा। जोधपुर के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर एल.एन. हर्ष ने ऊपरी वायुमंडल में होने वाले प्रदूषण को लेकर बेहद चिंताजनक शोध साझा किए। डॉक्टर हर्ष ने संयुक्त राष्ट्र इंटर गवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज IPCC से जुड़ रहे हैं और उन्हें वर्ष 2007 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार में सहभागिता का गौरव भी प्राप्त हुआ है। शोध के मुख्य बिंदु देखें तो उच्च ऊंचाई उत्सर्जन और जलवायु परिवर्तन अध्ययन डॉक्टर एलन हर्ष के ने वैज्ञानिक अरुण कुमार के साथ मिलकर तैयार किया है। अध्ययन में बताया गया है कि हवाई जहाज, रॉकेट प्रक्षेपण और कृत्रिम उपग्रह केवल तकनीकी प्रगति के प्रतीक नहीं है, बल्कि वैश्विक ताप वृद्धि के लिए भी बड़े कारण बनते जा रहे हैं। रॉकेट और विमानों का असर, विमानों और रॉकेटों से निकलने वाला धुआं ऊपरी वायुमंडल में बहुत लंबे समय तक टिका रहता है, जिसके कारण ऐसी परत बन जाती है जिससे पृथ्वी गर्म और बाहर अंतरिक्ष में नहीं निकल पाती है। गर्मी हो जाती है पृथ्वी में और अंतरिक्ष में वो बाहर गर्मी नहीं निकल पाती है। कालिक और रसायन, रॉकेट प्रक्षेपण से निकलने वाली कालिक और रासायनिक तत्व हमारे ओजोन में ऊपरी वातावरण को गंभीर असर डालते हैं। मरुस्थलीय हरित में योगदान, इससे पूर्व डॉक्टर हर्ष, जो कृषि विश्वविद्यालय जोधपुर के कुलपति भी रह चुके हैं, ने मरुस्थलीय पौधों जैसे खिजड़ी, इजरायली बम्बूल, विलायती बम्बूल, जोजोआ पर गहन अध्ययन कर मरुस्थलीय पौधों के विकास में अहम भूमिका निभाई है। नेशनल बिल्डिंग कोड NBC में संशोधन किया गया है। हर बिल्डिंग में डिजिटल सुविधा अनिवार्य की गई है। केंद्र सरकार ने देश के नेशनल बिल्डिंग कोड, राष्ट्रीय भवन लोक निर्माण मानक 2016 में बड़ा संशोधन करते हुए मानक 2026 लागू कर दिए हैं, जिसमें अब देश की हर नई और निर्माणाधीन अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की सुविधा देना अनिवार्य किया गया है। 9 स्टार रेटिंग नियमों के तहत अब बिल्डिंग्स की 9 स्टार रेटिंग की जाएगी। डिजिटल इंफ्रा सर्टिफिकेट दिए जाएंगे, जैसे भवनों के लिए फायर NOC, नगर निगम की NOC अनिवार्य होती हैं, वैसे ही अब डिजिटल इंफ्रा सर्टिफिकेट भी अनिवार्य होगा। संबंधित एजेंसी मूल्यांकन के बाद ही सर्टिफिकेट देगी। किसे मिलेगी राहत? पुनः पहले कैसे बने भवनों को इस नियम से फिलहाल राहत दी गई है। यह नियम मुख्य रूप से बड़ी कॉलोनियों, हाई राइज बिल्डिंग और कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में कड़ाई से लागू होगा। प्रबंधन और क्रियान्वयन के लिए देखें तो हर जिले में एजेंसी तय जो होगी डिजिटल इंफ्रा देने के लिए ऑडिट करने और रेटिंग तय करने का काम पूरा करेगी। जो बिल्डर डेवलपर भी निर्धारित पात्रता के तहत काम कर सकेंगे। मुख्य फायदे देखें तो बिजली पानी की तरह हर घर कार्यालय में अनिवार्य रूप से हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस, डिजिटल कनेक्टिविटी मिल सकेगी। 6G तकनीक आने पर भवनों में इंफ्रास्ट्रक्चर पहले से तैयार मिलेगा। स्मार्ट एसेस और फेस रिकॉग्निशन जैसी आधुनिक सुविधाएं आसानी से इंस्टॉल हो सकेगी। बेसमेंट या चुनिंदा डेड जोन, जहां पर नेटवर्क न मिलने के कारण कॉल ड्रॉप की समस्या पूरी तरह से खत्म होगी, क्योंकि इसका डिजिटल ऑडिट किया जाएगा। नेक्स्ट हम देखेंगे CBSE का बदलाव, कक्षा 9-10 में तीसरी भाषा अनिवार्य कर दी गई है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत स्कूली पाठ्यक्रम ढांचे में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसमें 1 जुलाई 2026 से कक्षा 9-10 के विद्यार्थियों के लिए 3 भाषाओं का अध्ययन करना अनिवार्य कर दिया गया, जिसमें इन 3 भाषाओं में से कम 2 भारतीय भाषा होना अनिवार्य है। बोर्ड परीक्षा से राहत, विद्यार्थियों पर पढ़ाई का अतिरिक्त मानसिक दबाव न बनने, इसके लिए कक्षा 10 में तीसरी भाषा की मुख्य बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। इसका मूल्यांकन पूरी तरह से स्कूल पर आंतरिक रूप से किया जाएगा और प्राप्त अंक विद्यार्थी के अंतिम प्रमाण पत्र में दर्ज किए जाएंगे। वर्चुअल विकल्प देखें तो जरूरत पड़ने पर स्कूल वर्चुअल शिक्षण और संसाधन साझा करने के जैसे विकल्पों का भी उपयोग कर सकेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे चंबल अभयारण्य का मामला, राजस्थान सरकार को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभयारण्य में
अवैध रेत खनन से बचाने के लिए पर्यावरण संरक्षण से जुड़े दिशा निर्देशों का पालन न करने पर देश की सर्वोच्च अदालत ने सख्त रुख अपनाया है। अदालत की नाराजगी सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने राजस्थान सरकार को बड़ी फटकार लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि राजस्थान सरकार का आचरण अवैध और खनन संरक्षित वन्य जीवों आवासों के विनाश के प्रति पूर्णतः लापरवाही, उदासीनता और सुस्ती को दर्शाता है। लापरवाही के मुख्य बिंदु हम देखें तो उच्चाधिकार प्राप्त समिति ने रिपोर्ट के अनुसार चंबल क्षेत्र में 40 संवेदनशील स्थानों की पहचान की थी, लेकिन सुरक्षा के नाम पर वहां केवल सीसीटीवी कैमरा चालू है, कोई केंद्रीय नियंत्रण कक्ष कंट्रोल रूम नहीं है, लाइव निगरानी तंत्र स्थापित नहीं किया गया। राज्य की 24 स्थायी चेक पोस्टों में से केवल 4 में ही निगरानी सुविधा चालू है। इसके अलावा जीपीएस एकीकरण और रियल टाइम निगरानी प्रणालियों के निर्देश भी अभी तक लागू नहीं किए गए। अधिकारियों को इसके लिए तलब किया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अगली सुनवाई 20 मई तक करते हुए राजस्थान के अतिरिक्त मुख्य सचिव जो गृह विभाग है, खनन, वित्त एवं वन विभाग जो परिवहन विभाग के प्रमुख सचिवों से व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में तलब किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़कर हुई 38। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस जो सीजीआई सहित जजों की कुल संख्या बढ़कर 34 से 38 कर दी गई है। पहले 34 संख्या थी जजों की संख्या सुप्रीम कोर्ट में, अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को मिलाकर कुल 38 संख्या कर दी गई है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शनिवार को इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट जजों की संख्या अधिनियम 1956 में संशोधन के लिए अध्यादेश जारी किए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने 5 मई को यह निर्णय लिया था कि शीर्ष अदालत में लंबित मामलों में निपटारे में तेजी और न्याय वितरण अधिक कुशल हो सके। इससे पूर्व 2019 में जजों की संख्या 31 से बढ़ाकर 34 की गई थी। जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में निर्वाण विश्वविद्यालय का प्रथम दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर वासुदेव देवनानी थे। जयपुर में आयोजित 2 दिवसीय गोल्डन जुबली नेशनल टैक्स कॉन्फ्रेंस 2026 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मानव बुद्धिमत्ता पर चर्चा की गई। यह आयोजन ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ टैक्स और जेएलएन मार्ग स्थित एक होटल में आयोजित की जा रही है। इस कॉन्फ्रेंस की मुख्य थीम एआई एंड टैक्स है। एशियन जूनियर इंडिविजुअल स्क्वैश चैंपियनशिप 2026। जयपुर की 2 प्रतिभावान खिलाड़ी दिव्यांशी जैन और धैर्य घोगिया ने 33वीं एशियन जूनियर चैंपियनशिप के लिए भारतीय टीम में इनका चयन हुआ है। यह अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता 20 से 24 मई तक चीन के पेंजिहुआ में आयोजित की जाएगी। इसमें भारत का 32 सदस्यीय दल हिस्सा ले रहा है। प्रतियोगिता के आयु वर्ग में देखें तो टूर्नामेंट में अंडर 13, अंडर 15, अंडर 17 और अंडर 19 आयु वर्ग के मुकाबले होंगे। चेन्नई में आयोजित ट्रायल्स के आधार पर भारतीय टीम का चयन किया गया है, जिसमें राजस्थान के जयपुर के दिव्यांशी जैन और धैर्य घोगिया को शामिल किया गया है। कोच की नियुक्ति जयपुर की ही पूर्व अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सुरभि मिश्रा को इस भारतीय टीम में कोच नियुक्त किया गया है। सुरभि मिश्रा को स्क्वैश की सनसनी के नाम से भी जाना जाता है। खिलाड़ियों की रैंकिंग में वरीयता देखें तो दिव्यांशी जैन को टूर्नामेंट में दूसरी वरीयता दी गई है। डिफेंस लैब जोधपुर का 68वां स्थापना दिवस समारोह का आयोजन किया गया। डिफेंस लैब जोधपुर 68वां स्थापना दिवस, इसमें केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने डिफेंस लैब जोधपुर जो डीआरडीओ द्वारा संचालित है 68वें स्थापना दिवस समारोह को पत्रिका अभियान सूखी हलक करे तर जल सेवा पहल अभियान का परिचय हम देखें तो गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान के बीच राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र द्वारा मरुधरा राजस्थान में सूखे हलक करे तर राहत अभियान शुरू किया है। जयपुर के प्रसिद्ध जवाहर कला केंद्र में शनिवार को जूनियर समर कैंप 2026 का भव्य शुभारंभ हुआ है। यह 35 दिनों तक चलेगा। पीएम ई बस सेवा राजस्थान में पहले फेज में 675 बसें मिलेगी। पीएम ई बस सेवा के तहत राज्य में इसका विवरण हम देखें तो पहले फेज में कुल राजस्थान में 675 इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएगी, जिनमें जयपुर में सर्वाधिक 150 बसें चलेगी, जो टोडी डिपो और बगरानी डिपो से 75 की संख्या में संचालित की जाएगी। जोधपुर, अजमेर और कोटा में 100 बसें आवंटित की गई हैं। बीकानेर में 75 बसें आवंटित की गई। अजमेर और भीलवाड़ा और उदयपुर में 50-50 बसें आवंटित की गई हैं। गृह मंत्रालय की उत्कृष्ट पुलिस थाना 2025 योजना चूरू का रतन नगर थाना इसमें सर्वश्रेष्ठ रहा है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से जारी उत्कृष्ट पुलिस थाना 2025 मूल्यांकन रिपोर्टों में थानों की कार्यप्रणाली का राष्ट्रीय स्तर पर विश्लेषण किया गया है। चयन का आधार देखें तो थानों का चयन सिर्फ अपराध कम होने का आधार नहीं, बल्कि इसके लिए 19 मापदंडों तथा जन सर्वे को आधार बनाया गया। मूल्यांकन के मुख्य बिंदु हम देखें तो भौतिक ढांचा व सुविधाएं, थानों में दिव्यांग सुविधाएं, बेरक, शुद्ध पेयजल, पावर बैकअप, सुव्यवस्थित रिकॉर्ड रूम, शौचालय, स्वच्छ भोजन
ओवरऑल सफाई, सीसीटीवी आदि के आधार पर पुलिसकर्मियों का आचरण, पुलिसकर्मियों का अनुशासन, आम नागरिकों, शिकायतकर्ताओं के प्रति उनका व्यवहार, इसके लिए जनता से भी फीडबैक लिया गया है। शिकायतकर्ताओं, स्थानीय निवासियों, दुकानदारों से पुलिस की निष्पक्षता, सुरक्षा व्यवस्था, ऑनलाइन शिकायत तंत्र को लेकर सवाल पूछे गए, जिनमें 95% शिकायतकर्ताओं ने माना कि उन्हें एफआईआर शिकायत की कॉपी समय पर मिली, जबकि 91 लोगों ने क्षेत्र में खुद को सुरक्षित महसूस करने की बात की है। डिजिटल शिकायत प्रणाली, एफआईआर दर्ज कराने में सहजता, सड़क सुरक्षा, मालखाना प्रबंधन, एसीबी ट्रैप, निलंबन रिकॉर्ड आदि और सामूहिक बैठकें आदि के आधार पर इसकी रिपोर्ट जारी की गई, जिसमें चूरू का रतन नगर थाना भी शामिल है। चंबल सेंचुरी में अवैध खनन पर रोक, वाहनों पर वीएलटीडी अनिवार्य। सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के कड़े दिशा निर्देशों के अनुरूप राष्ट्रीय चंबल सेंचुरी क्षेत्र में अवैध खनन, अन्य खनिजों के परिवहन को पूरी तरह से रोकने के लिए सख्त कदम उठाए। अपर परिवहन आयुक्त ओपी बुनकर द्वारा जारी आदेश के तहत धौलपुर जिले में खनन और परिवहन कार्यों में लगे सभी पंजीकृत वाहनों और मशीनों में AIS 140 मानकों के अनुरूप व्हीकल लोकेशन ट्रैकिंग डिवाइस लगाया अनिवार्य कर दिया गया है, जिसमें 15 जून 2026 इस तारीख के बाद चंबल क्षेत्र की बजरी लगी जिन वाहनों पर VLTD लगाया जाएगा, अगर जिन पर VLTD डिवाइस नहीं लगी होगी, उनका फिटनेस परमिट रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं किया जाएगा। DTO ऑफिस में उनका कोई काम नहीं होगा। 15 जुलाई 2026 इस तिथि के बाद बिना ट्रैकिंग डिवाइस संचालित किए जाने पर सभी ट्रैक्टर, लोडर, एक्सवेटर और ड्रेज उड़नदस्तों द्वारा जब्त कर लिया जाएगा। तकनीकी निगरानी, इनसे वाहनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जाएगी, जिससे स्टेट बैकएंड से इंटीग्रेट किया जाएगा। इससे प्रतिबंधित वन्यजीव क्षेत्रों में अब वाहनों के अनधिकृत आवाजाही पर कड़ी नजर रखी जाएगी। डिवाइस निर्माताओं को अपने तकनीकी दस्तावेज परिवहन मुख्यालय में जमा कराने के निर्देश दिए, ताकि केवल मानक उपकरणों का ही उपयोग हो सके। VBG रामजी मनरेगा लेबर डेज में 64% की भारी कमी। राजस्थान में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा को अब VBG रामजी के रूप में पहचान दी गई है। MIS रिपोर्ट के 514 के ताज़ा विश्लेषण में राजस्थान में ग्रामीण रोजगार सृजन को लेकर चिंताजनक आंकड़े सामने आए, जिनमें मानव दिवस लेबर डेज में गिरावट आई है। अप्रैल 2025 में जहां राज्य में 216.5 लाख मानव दिवस सृजित थे, वहीं अप्रैल 2026 में 64.47% घटकर केवल 76.76 लाख रह गए हैं। सर्वाधिक गिरावट भरतपुर जिले में 82.24% दर्ज की गई। बाड़मेर में रोजगार के अवसरों में 82% की कमी आई है। अन्य जिलों में देखें तो सीकर में 75.93, हनुमानगढ़ में 75.92, आदिवासी क्षेत्रों में 73.98, टोंक में 72.40, अलवर में 71.98, झुंझुनू में 71.62, पाली, सिरोही, प्रतापगढ़, धौलपुर और भीलवाड़ा में भी स्थिति चिंताजनक है। राज्य के कुल मनरेगा आंकड़े, सक्रिय श्रमिक 1.3 करोड़, कुल जॉब कार्ड 1.18 करोड़, सक्रिय जॉब कार्ड महिलाएं 74.74 लाख 67.5%। सामाजिक कार्यकर्ताओं का तर्क है कि मनरेगा ग्रामीण भारत की जीवन रेखा है। वर्किंग डेज घटना और VBG रामजी में 10 महीने का काम व 2 महीने का ब्रेक रखने का नियम इस योजना पर विपरीत असर डाल रहे हैं। काम न मिलने की स्थिति में श्रमिकों को बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए और मजदूरी दर भी बढ़ाई जानी चाहिए। विभाग का विपरीत तर्क है। इसके उलट ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग का तर्क है कि पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में इस बार लेबर डेज में 10% की वृद्धि हुई है। पिछले वित्तीय वर्ष में 4.5 करोड़ लेबर डेज थे, जो इस बार बढ़कर 5 करोड़ से अधिक होने का अनुमान है। प्रवासी प्रकोष्ठ, प्रवासियों को मातृभूमि से जोड़ने का अभियान। गांवों से निकलकर देश के अन्य राज्यों में, विदेशों में बसे प्रवासियों, नॉन रेजिडेंशियल राजस्थानी को अपनी जड़ों और मातृभूमि से फिर जोड़ने के लिए प्रवासी प्रकोष्ठ का गठन किया गया है। शुरुआत पाली जिला कलेक्टर रविंद्र गोस्वामी की अनूठी पहल है। इस अभियान की शुरुआत सबसे पहले पाली जिले से पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू की गई है। प्रवासियों से सीधा संवाद स्थापित कर ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण जैसे जनहित के कार्यों में उनकी सहभागिता और वित्तीय रचनात्मकता को योगदान व सुनिश्चित करना। प्रशासन की अपील। पाली कलेक्टर ने प्रवासियों से अपील की कि वे अपने पैतृक गाँवों, ढाणियों या क्षेत्रों के राजकीय विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्रों और आंगनबाड़ियों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए कम से कम एक क्लासरूम के निर्माण में सहयोग दे। इस प्रोजेक्ट की सफलता के बाद इसे राज्य के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। गर्मी के मौसम में बरधा डैम बूंदी में फ्लेमिंगो पक्षियों का डेरा। प्राकृतिक आकर्षण कोटा बूंदी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के पास स्थित हाड़ौती का गोवा नाम से प्रसिद्ध बरधा डैम
बूंदी इन दिनों विदेशी पक्षियों के जमावड़े के कारण पर्यटकों और पर्यावरण के लिए महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र बना हुआ है, जिसमें फ्लेमिंगो राजहंस जल की कुल अनुकूल वातावरण की तलाश में हजारों किलोमीटर का सफर तय करके आए हुए 500 से अधिक फ्लेमिंगो पक्षियों ने यहाँ अपना डेरा डाल रखा है। परिस्थितिकी इकोलॉजी वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर प्रमोद शर्मा के अनुसार डैम का प्राकृतिक वातावरण दलदली भूमि और पर्याप्त जलीय जीवन, हरी नीली काई, शैवाल, छोटे जलीय जीव इन पक्षियों को अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। मौसम का बदलाव आमतौर पर फ्लेमिंगो शीत ऋतु में आते हैं, गर्मी शुरू होती है, अप्रैल तक लौट जाते हैं, लेकिन बदलते मौसम प्रभाव के कारण इस बार मई के मध्य में भी इतनी बड़ी संख्या में यहाँ रुके रहना एक विशेष प्राकृतिक घटना माना जा रहा है। बड़दा डैम, जो हाड़ौती का गोवा नाम से प्रसिद्ध है, कोटा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट के पास स्थित है। जालिपा कपूर डी लिग्नाइट परियोजना में 1500 बीघा में बनी प्राकृतिक झील। परियोजना का विवरण हम देखें तो बाड़मेर में संचालित जालिपा कपूर डी लिग्नाइट परियोजना से 1080 मेगावाट क्षमता का बिजली प्लांट संचालित हो रहे हैं। जल निकासी की चुनौती देखें तो लिग्नाइट कोयला निकालने के लिए पाताल में झरनों के बीच से जालिपा माइंस में 120 मीटर की गहराई पर रोज 4 बड़े हाई कैपेसिटी पंप संचालित किए जा रहे हैं। इस प्रक्रिया के तहत माइंस से हर घंटे में 10 लाख लीटर पानी बाहर निकाला जा रहा है। 1500 बीघा की झील माइन से लगातार निकलने वाले इस भारी पानी को एक स्थान पर एकत्रित करने से वहां 1500 बीघा के क्षेत्र में एक विशाल झील बन गई है। परियोजना में 15 MLD क्षमता का एक RO प्लांट भी स्थापित है। झील के इस पानी का उपयोग अनुपयोगी रहने के बजाय ग्राउंड वाटर रिचार्ज में, क्षेत्र के पेड़ पौधों को सींचने और थर्मल प्लांट के भीतर धूल और तापमान को नियंत्रित करने के लिए छिड़काव में किया जा रहा है। अगर आप आज का सेशन हमारा यहीं समाप्त होता है। अगर आपको हमारे सेशन की PDF की आवश्यकता हो तो आप इस टेलीग्राम पर स्कैन करके मैसेज कर सकते हैं। आपको उस ग्रुप में और जोड़ दिया जाएगा जहां इसकी PDF प्रतिदिन अपलोड की जाती है, उपलब्ध करवाई जाती है। तो अब हम करेंगे आज के सेशन से संबंधित कुछ MCQ। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा, राज्य उन्नति प्लेटफॉर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कथन है, यह मुख्यमंत्री की अभिनव पहल है जिसका पूरा नाम राजस्थान यूनिफाइड नेटवर्क फॉर न्यू एक्शन राज्य उन्नति है। इसकी हालिया 5th बैठक में 7 विभागों की लगभग 33.39 करोड़ रुपए की विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की गई है। अब तक हुई बैठकों में 5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा की जा चुकी है। इसके लिए हमारा सत्य कथन होगा, फर्स्ट हमारा सही है, सेकेंड हमारा सही रहता है, हमारा राइट आंसर होगा केवल A और B, अर्थात फर्स्ट और सेकंड, क्योंकि थर्ड हमारा गलत है। इसके लिए 1.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं की समीक्षा की जा चुकी है, न कि 5 लाख करोड़ रुपए की। सेकंड क्वेश्चन हमारा रहेगा, राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी 2026 के वित्तीय प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। स्वीकृत परियोजनाओं को 7 वर्षों तक विद्युत शुल्क में 100% की पूर्ण रूप छूट दी जाएगी। ये हमने हमारे सेशन में देखा भी था पहले। स्टाम्प शुल्क व लैंड कन्वर्जन में 75% की छूट मिलेगी तथा शेष 25% का पुनर्भरण किया जाएगा। यह भी बिल्कुल सही, हमने हमारे सेशन में देखा था। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत पूंजी सब्सिडी का 60% अनुदान राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। यह भी हमने हमारे सेशन में देखा, बिल्कुल सही है। इसलिए हमारा सही आंसर होगा फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, तीनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। थर्ड क्वेश्चन हमारा रहेगा, राजस्थान में डिजिटल जनगणना 2027 के प्रथम चरण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। राज्य में प्रथम चरण मकान सूचीकरण के तहत स्व गणना का कार्य 1 मई से 15 मई तक संचालित हुआ। प्रदेश के लगभग 15 लाख परिवारों ने स्व गणना के विकल्प का उपयोग किया। फील्ड वेरिफिकेशन के चरण के दौरान प्रगणक घर घर जाकर कुल 50 प्रश्न पूछेंगे। इसके लिए सही कूट हमारा रहेगा फर्स्ट और सेकंड हमारा सही है, थर्ड क्वेश्चन हमारा गलत। थर्ड सेंटेंस हमारा गलत रहेगा क्योंकि 33 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, न कि 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे, जैसलमेर में UAE द्वारा प्रस्तावित ग्रीन एनर्जी नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसके तहत संयुक्त अरब अमीरात राजस्थान में 3 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। बिल्कुल सही है, हमने हमारे सेशन में देखा था। इस परियोजना में कुल प्रस्तावित क्षमता का 60,000 मेगावाट 60 गीगावाट है। यह भी बिल्कुल सही है, हमने हमारे सेशन में देखा था। इस महापरियोजना को धरातल पर उतारने के लिए मिनर्वा एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड नाम से कंपनी का रजिस्ट्रेशन किया गया है। तीनों ही सेंटेंस बिल्कुल सही है, अतः हमारा सही उत्तर होगा D। फिफ्थ क्वेश्चन हम देखेंगे, राजस्थान में अजमेर में महिला इंजीनियरिंग कॉलेज में स्थापित राज्य की पहली इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस लैब के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है। यह लैब एपिरोक माइनिंग इंडिया के सहयोग से स्थापित की गई है। सेकेंड सेंटेंस है हमारा, इसमें 4 व्हीलर 2 व्हीलर EV सिमुलेटर टेस्ट बेंच उपलब्ध है। थर्ड है, इसका मुख्य लक्ष्य 2030 तक देश में 50% EV संचालन के राष्ट्रीय लक्ष्य को पूरा करना।
और 4D हमारा है, इसके तहत छात्राएं ईवी बैटरी पैक डिज़ाइन, बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम जैसी व्यवहारिक तकनीकें सीखेगी। इसके लिए हमारा सही उत्तर होगा सी, क्योंकि यह गलत है। बाकी तीनों सेंटेंस हमारे बिल्कुल सही है। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिले ग्रीन एयरपोर्ट सम्मान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 6 क्वेश्चन हमारा रहेगा। इसे एशियाई, एशिया पैसिफिक, मिडिल ईस्ट ग्रीन एयरपोर्ट रिकॉग्निशन में गोल्ड सम्मान से नवाजा गया है। या हीट वेव की चुनौती से निपटने हेतु कूल टर्मिनल इकोसिस्टम विकसित किया गया है। टर्मिनल 2 में किए गए तकनीकी सुधारों से ऊर्जा खपत में 35% तक की कमी दर्ज की गई है। इसमें हमारा सही कथन होगा, यहाँ हमारा उत्तर होगा बी, केवल एक हो तो मत 2 और 3। सेंटेंस सेकंड और थर्ड हमारा सही है, क्योंकि एशियाई द्वारा इसे गोल्ड सम्मान से नहीं बल्कि सिल्वर सम्मान से नवाजा गया है, इस वजह से यह हमारा गलत रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 7th क्वेश्चन। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में 23 से 25 मई तक आयोजित होने वाले ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट ग्राम 2026 को कुछ समय के लिए स्थगित कर दिया है। कथन ए, क्योंकि यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा ईंधन खपत में संयम बरतने, पेट्रोल डीजल की समझदारी से बचत करने तथा सार्वजनिक परिवहन को अपनाने की राष्ट्रव्यापी अपील के सम्मान में लिया गया है। कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि मोदी जी के अपील के अनुरूप ही ग्लोबल राजस्थान एग्रीटेक मीट को स्थगित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा रहेगा। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा 1 जुलाई 2026 से कक्षा 9-10 में 3 भाषाओं का अध्ययन करना अनिवार्य कर दिया है। इसके बावजूद कक्षा 10 में तीसरी भाषा की कोई मुख्य बोर्ड परीक्षा नहीं होगी। कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत विद्यार्थियों पर पढ़ाई का अतिरिक्त मानसिक दबाव कम करने के लिए इसका मूल्यांकन स्कूल स्तर पर इंटरनल असेसमेंट किया जाएगा। आर भी हमारा सही है। दोनों ही कथन हमारे सही हैं। आर, कथन ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, इस वजह से हमारा सही उत्तर होगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे अब। नेक्स्ट 9th क्वेश्चन हमारा रहेगा। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव को कार्मिक नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा। राजस्थान उच्च न्यायालय ने राज्य के मुख्य सचिव को कार्मिक सचिव की अध्यक्षता में IAS अधिकारियों को एक हाई पावर कमेटी गठन करने के निर्देश दिए हैं। कारण आ रहेगा, क्योंकि राजस्थान के नागौर जिले के रामदेवरा परियोजना में सुचारू रूप से पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करने में लापरवाही बरतने के कारण कोर्ट ने सख्त नाराजगी व्यक्त की है। कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। कथन 1 हमारा बिल्कुल सही है। IAS अधिकारियों की अध्यक्षता में एक हाई पावर कमेटी गठित करने के निर्देश दिए गए, जबकि नागौर में रामदेवरा परियोजना की सुचारू पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित में लापरवाही बरतने के कारण AEN को बर्खास्त किया गया। इस वजह से कथन ए हमारा बिल्कुल सही है, जबकि आर गलत है। हमारा सही उत्तर होगा सी। प्रश्नोत्तर क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा। विश्व दूरसंचार दिवस के अवसर पर जारी चेतावनी रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के डेटा सेंटर्स का डाक डेटा पर्यावरण के लिए एक अदृश्य लेकिन गंभीर खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि कारण आर है। दुनिया में उत्पन्न होने वाले कुल डेटा का लगभग 7% हिस्सा डार्क डेटा कबाड़ बन जाता है और एक मध्यम आकार का डेटा सेंटर को ठंडा रखने के लिए अधिक बिजली पानी की खपत होने के कारण भारी मात्रा में कार्बन उत्सर्जन होता है। ए और आर हमारा दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है, क्योंकि इसी के कारण एक गंभीर खतरा बनता जा रहा है। हमारा सेशन यही समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।